नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता व प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की उन्नति के लिए लगातार प्रयासरत हैं, खासतौर से बेटियों की उन्नति, प्रगति और परस्पर विकास के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई योजनाओं के जरिए बेटियों के सतत विकास की ओर अग्रसर हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने शनिवार को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में गरीब परिवार के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। मनोहर सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस कन्यादान का जो अवसर होता है वो बड़ा ही खुशी का अवसर होता है। हम भी आपकी खुशी में शामिल हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। आज मैं ऐसे माता पिता से बात कर रहा हूं जिन्होंने पिछले वर्षों में अपनी बेटी का कन्यादान किया है, और ये कन्यादान आपकी बेटी का हुआ है। आप ही की बेटी नहीं, वो हमारी सबकी बेटी है। और इस कन्यादान का जो अवसर होता है बहुत खुशी का अवसर है। हम भी इसमें आपकी खुशी में शामिल हैं। कन्यादान को अपनी संस्कृति में एक महादान माना जाता है। बेटी जैसे ही घर में आती है, हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जब भी बेटी घर में आती है तो उस बेटी की चिंता, उसकी शिक्षा की चिंता, उसकी पढ़ाई की चिंता और उसकी शादी की चिंता, उसकी सुरक्षा की चिंता, ये सब चिंताएं हमारी होती हैं। और आयु के समय जब बेटी शादी लायक होती है तो हम उसकी शादी, कोई भी माता पिता बड़े धूमधाम से उसकी शादी जो करना चाहता है, तो जैसे ही शादी योग्य होती है, बहुत परिवार ऐसे होते हैं कि जिनको बेटी की शादी करने में कठिनाई भी महसूस होती है। जब हमने 2014 में अपनी सरकार बनाई थी तो हमें उस समय ये ध्यान में आया, तो हमने उस समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये जो शुरू की थी, उसका लाभ बहुत से परिवारों को और ये मिला। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंदर हम लोगों ने आर्थिक सहायता ये करनी शुरू की थी, और मुझे बताते हुए आपको ये प्रसन्नता हो रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हम लोगों ने आर्थिक सहायता करनी शुरू की थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 8 सालों में लगभग 2,58,000 कन्याओं के विवाह हुए हैं, जिनमें हमने शगुन डाला है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंदर हम लोगों ने आर्थिक सहायता ये करनी शुरू की थी, और मुझे बताते हुए आपको ये प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 8 सालों में लगभग 2,58,000 कन्याओं के विवाह हुए, जिनमें हमने शगुन डाला है। और इस शगुन की राशि अभी जो विभाग के द्वारा बताई गई है 821 करोड़ रुपए की ये राशि, और ये कुल मिलाकर बनी है। राशि की दरें अलग अलग हैं, अलग अलग वर्गों के लिए। अनुसूचित समाज के लिए अलग है, बीपीएल के लिए अलग है, और इसके अलावा दिव्यांग जो हमारी बेटियां होती हैं उनकी शादी होती है, खिलाड़ी बेटियां हैं उनकी शादी। तो ऐसे 31,000 रुपये से लेकर के और 71,000 रुपये तक की राशि ऐसी उनकी बेटी के समय ये दी जाती है। ये लाभ पहले केवल 2 बेटियों के लिए दिया जाता था, लेकिन अब परिवार में सब बेटियों के लिए ये लाभ दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जो परिवार इस श्रेणी में नहीं आते हैं, उन परिवारों के लिए एक नई परंपरा शुरू की है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने शगुन की राशि को प्रोएक्टिव किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां हमारे परिवार की शान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि हमें बेटियों को मारना नहीं है, बेटियों को बचाना है।
जो परिवार ऐसी श्रेणी में नहीं आते हैं, उन परिवारों में भी हमने एक नई परंपरा शुरू की है कि बधाई देने के लिए विवाह का पंजीकरण होने के 30 दिन के अंदर अंदर हम 1100 रुपए और एक मिठाई का डिब्बा ये ऐसे सब परिवारों में पहुंचाते हैं और उस खुशी में हम भी अपने आप को शामिल करते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पहले विवाह शगुन की राशि ये लेने के लिए लोगों को जो दफ्तर होते थे हमारे समाज कल्याण विभाग के, उसके बहुत से चक्कर काटने पड़ते थे और महीनों महीने ये जो राशि है मिलती नहीं थी। लेकिन हमने इसको प्रोएक्टिव किया है और प्रोएक्टिव करने के बाद शादी के समय जैसे ही शादी ई दिशा गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन जैसे करते हैं तो उसकी जो शगुन की राशि है आवेदक के खाते में ये तुरंत पहुंचती है, जिससे माता पिता को शादी में जो खर्च हुआ है उस खर्च में उसको मीट आउट करने के अंदर उसका सहयोग होता है। बेटियां हमारे परिवार की शान हैं। ये भी हमको ध्यान में है कि एक समय था कि जब हरियाणा को बेटियां मारने वाला प्रदेश भी जाना जाता था। यहाँ पर जेंडर रेशो ये बहुत कम होती थी। प्रधानमंत्री जी को भी 2014 में शासन में आते ही इसकी चिंता हुई और उन्होंने बेटियों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको पढ़ाया जाए, ये अभियान जनवरी 2015 में हरियाणा से ही पानीपत की धरती से शुरू किया था। यहाँ के समाज को एक आह्वान किया था, एक अपील की थी कि हमें अपनी बेटियों को मारना नहीं, बेटियों को बचाना है। और उस अभियान के बाद सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स वो एक्टिव हुए, समाज में भी एक चेतना आई, परिवारों में भी चेतना आई और बेटियों को जो पहले बोझ माना जाता था, बेटी के पैदा होने पर भी खुशियां मनाई जाने लगी। जो कुछ इस प्रकार के परिवार थे, गर्भ में ही बेटियों को मारने के लिए विभिन्न प्रकार के और वो प्रयोग करते रहते थे, उनके ऊपर भी सख्ती की गई। कुछ हमारे जो अल्ट्रासाउंड करा करके और कई जगह क्लिनिक डॉक्टर्स पर भी इस प्रकार का जो कुकृत्य किया जाता था, उनके खिलाफ भी बहुत सख्ती ये उपयोग की गई और परिणाम स्वरूप जो हमारा जेंडर रेशो था, जन्म दर जो लिंग अनुपात जो बढ़ करके 2014 में 851 से और हमारे यहाँ अभी 923 भी ये जेंडर रेशो टच कर गया है। बहुत बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि अब बेटी को घर में बोझ ना मान करके बल्कि उसके जन्म पर भी बेटों के जन्म की तरह खुशियां मनाई जाती हैं, कुएं पूजन होते हैं, छत पर चढ़ करके थाली भी बजाई जाती है। बेटियां भी उतना ही एक प्रकार से प्यार पाती हैं जितना बेटे पाते हैं। ये इसके अंदर समाज का जो योगदान है मैं उसकी भी सराहना करता हूँ। हमारी पंचायतें, हमारी खाप पंचायतें, हमारे NGOs, हमारे जो बड़े बुजुर्ग ये भी उस अभियान में जुटे हैं। धापा ताई नाम का जो कार्यक्रम हमने शुरू किया उसका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ इसमें हुआ है। तो इसके लिए मैं समाज के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेल्फी विद डॉटर कार्यक्रम की सराहना की है, जिसको 8 साल पहले हरियाणा के एक छोटे से गांव से शुरू किया गया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए उसके खाते में डालते हैं। एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने भी जिसकी सराहना की वो था सेल्फी विद डॉटर्स। तो एक कार्यक्रम जो हरियाणा से शुरू हुआ, न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको ख्याति प्राप्त हुई। अपने अपनी बेटियों के साथ सेल्फी खींच करके और लोगों ने संग्रह करने शुरू किए, तो इसका बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है। इसी प्रकार हमने एक जो पहले से योजना चल रही है आपकी बेटी हमारी बेटी, इस योजना के अंतर्गत बेटी का जब जन्म होता है उस समय 21,000 रुपया उसके खाते में ये हम डालते हैं। तो ऐसे जो गरीब परिवार हैं अथवा अनुसूचित जाति के परिवार हैं उनकी सभी बेटियों के लिए ये 21,000 रुपये का योगदान किया जाता है। और ऐसे जो अन्य परिवार उनके भी दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि डाली जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत इस स्कीम को वहाँ जब पैसे जमा होते हैं 18 वर्ष की आयु होने के बाद ये 1 लाख रुपया बेटी जब शादी योग्य हो जाती है उस समय ये पैसा वापस मिलता है। तो परिवार के लोगों को इसकी भी एक प्रकार से सुविधा होती है। उन्होंने कहा कि बेटी जब 18 वर्ष की होती है तो उसकी तकनीकी अथवा उच्चतर शिक्षा या शादी के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ती है। इसकी व्यवस्था के लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना चलाई है। इसमें प्रतिवर्ष 250 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक की राशि जमा की जा सकती है। साथ ही उन्हें घर के नजदीक ही
उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले गए हैं। यही नहीं, छात्राओं के लिए अलग से कॉलेज भी खोले गए हैं। पिछले 8.5 सालों में प्रदेश में कुल 72 नए राजकीय कॉलेज खोले गए, जिनमें से 31 लड़कियों के कॉलेज हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना सुकन्या समृद्धि योजना ये शुरू की, जिसके अंतर्गत जीरो बैलेंस खाता बेटियों के नाम से खुलता है और वो 250 रुपया या इससे ऊपर वर्ष भर में जितनी राशि जमा कराना चाहें वो करा सकते हैं। इस राशि पर 8% का चक्रवृद्धि ब्याज ये भी मिलता है, साथ में जुड़ता है। और ये राशि जो ब्याज की इसके में लाभ होता है उसको 80G के अंतर्गत आयकर से भी छूट मिलती है। बेटियों को बड़ा होने के पर पढ़ाई की चिंता भी हम करते हैं। पढ़ाई की चिंता में हमने पिछले वर्षों में हरियाणा में 72 नए कॉलेज जो खोले, उन 72 नए कॉलेज में 41 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए थे। लड़कियों की शिक्षा हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए। इस योजना में उनके पढ़ाने की जो हमारी योजना थी उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली और लड़कियां पढ़ लिख करके आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो विज्ञान का क्षेत्र हो, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो कला का क्षेत्र हो, वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, वो चाहे सेना में भी महिलाएं जाने लगी हैं। खिलाड़ी इस नाते से तो बहुत बड़ी संख्या में हमारी बेटियां वो आगे बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से बेटियों का योगदान ये बेटों से कम नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने पढ़ाई के समय ITI में जाने वाली बेटियां उनको भी मासिक वजीफा ये शुरू किया है और जो बेटियां कॉलेज में पढ़ती हैं उनके लिए MA क्लासेज यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक सब बेटियों की फीस माफी ये भी हमने की है, चाहे वो सरकारी कॉलेज में पढ़ती है अथवा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती है। पोस्ट ग्रेजुएशन तक किसी बेटी की कोई फीस नहीं लगती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्राओं को अपने घरों से शिक्षण संस्थानों तक आने जाने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तक रोडवेज की बसों से मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा छात्राओं की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत 211 विशेष महिला बसें चलाई गई है। उन्होंने कहा कि हम बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग हैं। इस दिशा में स्कूलों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर उनके स्वास्थ्य की जांच की जाती है। जरूरत के अनुसार आयरन टैबलेट और अन्य दवाइयां भी दी जाती है। बेटियों को जब यातायात के लिए यानी पढ़ाई के लिए अथवा अन्य किसी काम के लिए यातायात के लिए जाना पड़ता है तो 150 किलोमीटर तक की यात्रा इनको मुफ्त में इनको पास जो है वो मिलता है। तो ऐसे हमारी जो यात्रा परिवहन सुरक्षा इसके लिए रोडवेज की 211 महिला बसें ये स्पेशल चलाई गई हैं। बेटियों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का भी हम आयोजन करते हैं ताकि उनका शरीर उनका स्वस्थ रहे। उनको आयरन टेबलेट्स और अन्य दवाइयाँ ये मुफ्त में दी जाती हैं। BPL परिवार की जो हमारी बेटियां हैं, किशोरियां हैं, महिलाएं हैं, इनको मुफ्त में सैनिटरी पैड, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ये सब चलाए गए हैं ताकि इनको स्वास्थ्य का भी लाभ हो। स्कूलों में सैनिटरी पैड ये मुफ्त में इनको दिलवाए जाते हैं। कहने का मेरा भावार्थ ये है कि बेटियों के उत्थान के लिए जो काम जितने आवश्यक थे हमने इस समय में पिछले 8.5 वर्ष में पर्याप्त मात्रा में किए हैं, तो भी जितना काम किया जाए उतना कम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के मकरंद पांडुरंग, गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं पिछले 8 सालों में हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है, जहां प्रदेश में नागरिकों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका नागरिक भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक की है, जहां पर उन्होंने कहा कि नागरिकों को आरोग्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार हर गांव में 2 एकड़ भूमि पर पार्क और सब व्यायामशालाएं ये बना रही हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के विकास के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सार्थक सोच और मनोहर नीतियों से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकास को गति दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक हुई, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्य सरकार वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रही है। सरकार का प्रयास है कि अंत्योदय परिवारों को स्वास्थ्य योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सुशासन सहयोगियों को निर्देश दिए हैं कि धरातल पर इससे जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका अदा करें।
वहीं बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि नागरिकों को आरोग्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार हर गांव में 2 एकड़ भूमि पर पार्क सह व्यायाम शालाएं बना रही है। अब तक 650 पार्क सह व्यायाम शालाएं बनाई जा चुकी हैं। इसके अलावा इस वर्ष के लिए 1000 और पार्क सह व्यायाम शालाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही गांव में वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे और इसमें डाइटिशियन भी नियुक्त किए जाएंगे, जो ग्रामीणों को स्वस्थ एवं पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि CMGGA इन पार्कों और व्यायामशालाओं को स्थापित करने और उनमें दी जाने वाली सुविधाओं के साथ ग्रामीणों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि धरातल पर तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा सरकार गांव में इंडोर जिम और ओपन जिम स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करेगी। इस कार्य में संत समाज का भी सहयोग लिया जाएगा और अधिकतर नशा मुक्ति केंद्रों को संत समाज की ओर से संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने CMGGA को निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश भर में चल रहे सरकारी और निजी नशा मुक्ति केंद्रों की मॉनिटरिंग रखें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछले 8.5 वर्षों में राज्य सरकार ने नागरिकों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की है, जितनी शायद पहले कभी शुरू नहीं हुई। इन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को सेवाओं का वितरण सुगमता और पारदर्शिता से पहुंचाने में सुशासन सहयोगी मदद करेंगे और हर स्तर पर बारीकी से मॉनिटरिंग भी करेंगे। वहीं बैठक में CMGGA ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चौथे चरण में चल रहा है, जहां अंत्योदय मेलों में अधिक से अधिक अंत्योदय परिवारों को बुलाकर रोजगार दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जिसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे परिवारों की सूची तैयार करें जिनके सिविल स्कोर खराब होने के कारण उन्हें बैंकों से ऋण मिलने में दिक्कत आ रही है। ऐसे लाभार्थियों के सिविल स्कोर ठीक करवाने के लिए भी सरकार विचार कर रही है, ताकि जरूरतमंद परिवारों के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। वहीं CMGGA ने मुख्यमंत्री को इससे भी अवगत करवाया कि पिछले 2 महीनों के दौरान उनके निर्देशानुसार भूटान की तर्ज पर नागरिकों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए और हैप्पीनेस इंडेक्स मापने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इस कार्य योजना के अनुसार 4 जिलों में नामतः अंबाला, फरीदाबाद, करनाल और हिसार में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लोगों का सर्वे किया जाएगा। इस दौरान व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक खुशहाली के साथ साथ संतुष्टि स्तर को भी मापा जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के डेटा से पता चला है कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो अकेले रह रहे हैं। इन बुजुर्गों की देखभाल के लिए वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना बनाई है, जिसके तहत सरकार की ओर से अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल सेवा आश्रमों में की जाएगी और साथ ही सरकार ने जिला केंद्र पर सेवा आश्रम बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि CMGGA इस पुतिन कार्य में भी अपना योगदान देना सुनिश्चित करे। बैठक में CMGGA ने बताया कि पहले 2 माह के दौरान उन्होंने फील्ड में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अधिगम योजना, मॉडल संस्कृति स्कूल, निरोगी हरियाणा के साथ साथ अमृत सरोवर योजनाओं का धरातल पर अध्ययन किया और इनके क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों के साथ साथ चुनौतियों को उपायुक्त के सामने समन्वय स्थापित कर हल करने का काम भी किया। इस बैठक में अशोका यूनिवर्सिटी के संस्थापक विनीत गुप्ता, CEO समग्र गौरव गोयल, हीरो मोटोकॉर्प से रवि पाहुजा के साथ साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं सिरसा के बाद महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री या उनका अगला पड़ाव है महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम। सीएम के दौरे से पहले अधिकारियों और बीजेपी पदाधिकारियों ने दौरा भी किया है और महेंद्रगढ़ के 3 विधानसभा क्षेत्रों के 9 गांव में यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। 24 से 26 मई तक आयोजित होगा मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम और इसी के साथ ही 24 मई को नागल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम ये होना है। 25 मई को नारनौल विधानसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम होगा और इसी के साथ 26 को महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव में जनसंवाद कार्यक्रम ये होगा। तो महेंद्रगढ़ में 3 दिन और 2 रात के लिए प्रवास करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सब डिवीजन में विभिन्न गांव का दौरा भी करेंगे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौके पर ही जन समस्याओं को सुनेंगे और उनका निपटान भी करेंगे।
महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद ये कार्यक्रम है जो ग्राफिक्स के माध्यम हम आपको बता रहे हैं। सीएम के दौरे से पहले अधिकारियों और बीजेपी पदाधिकारियों ने इसका दौरा भी किया है, जहां पर कार्यक्रम होने हैं। महेंद्रगढ़ के 3 विधानसभा क्षेत्रों के 9 गांव में यह कार्यक्रम होना है। तो 24 से 26 मई तक आयोजित होगा मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम और इसी के साथ ही 24 मई को नागर चौधरी विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम होना है। 25 मई को नारनौल विधानसभा क्षेत्र के जनसंवाद कार्यक्रम ये होगा और 26 मई को महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव में जनसंवाद कार्यक्रम ये होना है। महेंद्रगढ़ में 3 दिन और 2 रात के लिए प्रवास करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सब डिवीजन में विभिन्न गांव का दौरा भी करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है ए, फरवरी 2020। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं आशीष नरवाल। आशीष, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। और अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्स से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है रेणु सोगन, जो कि नूह की एडीसी के पद पर काबिज हैं। सुन लेते हैं। देखिए, 2 मई से लेकर और 28 मई तक हमारे यहाँ पे MMAPY यानी कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मेले लगेंगे और हर ब्लॉक में, हर MC में अलग अलग डेट्स पे लगेंगे। कल हमारे जो मेलाज हैं वो फिरोजपुर ज़िला ब्लॉक में लगेंगे। देखिए, सबसे पहले जब लाभार्थी आएगा तो उसको वेलकम डेस्क पे जाना होगा। वहाँ पे उनको पूरा एक ब्रीफ दिया जाएगा कि मेला का जो ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल क्या है। उसके बाद फिर वो काउंसलिंग डेस्क पे जाएंगे। काउंसलिंग डेस्क में उनको समझाया जाएगा या फिर उनसे उनका मत लिया जाएगा कि वो किस प्रकार के कार्य में रुचि रखते हैं और वो किस प्रकार की स्कीम से सब्सक्राइब करना चाहेंगे, कौन सा लाभ उठाना चाहेंगे। जैसे इसमें लोन्स भी मिलेंगे और जैसे स्किलिंग के भी काफ़ी सारे एवेन्यूज अवेलेबल रहेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बेनिफिशियरी उनको काउंसिल किया जाएगा। उसके बाद आएंगे डिपार्टमेंटल डेस्क। डिपार्टमेंटल डेस्क पे उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा कराने होंगे और कुल 19 डिपार्टमेंट की डेस्क लगी होंगी वहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन वेरियस डिफरेंट स्कीम्स। उसके बाद फिर वो बैंक्स के स्टॉल्स पे जाएंगे। बैंक्स पे यदि उनको सिबिल चेक कराना है या बैंक्स लोन का कोई इशू है तो बैंक्स अपने रिक्वायरमेंट्स उनको बताएंगे। इसके बाद एक फीडबैक काउंटर होगा जहाँ पे वो बता सकते हैं उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरे मेले को लेके, और हम हर एक फीडबैक को देखेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 2 मई से लेकर 28 मई तक ये मेलाज लगेंगे और ये हर ब्लॉक और हर MC में लगेंगे। इसके लिए कुल मेवात में हमारे पास जो टोटल नंबर्स आए हैं वो 9792 बेनिफिशरीज के नाम आए हैं। कल जो फिरोजपुर ज़िला में मेला लगेगा उसमें कुल लाभार्थी हमारे पास 1466 नंबर हैं। इन सभी को ऊपर से फ़ोन भी जाएंगे डिजिटाइज। प्री मेला काउंसलिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मुझे आशा है कि सभी को जानकारी होगी कल के मेले के बारे में और जो इंटरेस्टेड है वो बिल्कुल टर्न अप करेंगे। मैं देखिए यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी यही सपना है और तमाम बार एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज करा है, इस चीज़ को पॉइंट आउट करा है कि जिनकी भी 180 से नीचे इनकम है वो सभी परिवार 180 से ऊपर आए। इन मेलों का और स्कीम का मेन उद्देश्य ही यही है कि हमारे यहाँ पे कोई अंत्योदय फैमिलीज ना रहें और सब एक बेर मिनिमम इनकम लेवल से ऊपर उठें। तो इसके लिए या तो आपको स्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल किसी को स्विंग मशीन हो गई या किसी को बी कीपिंग करनी है, किसी को कोई और टाइप की जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, आप ऐसे काम सीखेंगे फिर यू विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड, तो फिर आपकी इनकम नेचुरली आगे ऊपर जाएगी। दूसरी बात, फिर आप कोई लोन भी ले सकते हो, आप पशु का लोन ले सकते हो या आप हर स्टोर खोल सकते हो या बीटा बूथ खोल सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है।
हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का उद्देश्य क्या है? ए लोन प्रदान करना, बी आत्मनिर्भर बनाना, सी छोटे व्यवसाय प्रदान करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।